नमस्कार, मंडे मॉर्निंग आप सभी का पावर ब्रेकफास्ट में स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। आइए देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से हफ्ते की शुरुआत में हमारे मार्केट्स के लिए किस प्रकार के संकेत बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कह सकते हैं कुछ शुरुआत हुई, एटलीस्ट एसजीएक्स निफ्टी पर नजर डालें जो कि 77-78 अंक नीचे ट्रेड करता दिख रहा है, लेकिन डाउ फ्यूचर्स 57 अंकों की स्ट्रेंथ वहां दिख रही है, 34,000 के पार है। नैस्डैक फ्यूचर्स पर वही नजर डालें तो यहाँ पर बिल्कुल सपाट दायरे का ट्रेड दिख रहा है। बाकी एशियन मार्केट्स हैं, उन्होंने सुस्त सी शुरुआत की है। जापानीज मार्केट निके है, हम देख रहे हैं 25-27 अंक नीचे, और बाकी मार्केट्स भी बिल्कुल सपाट रेंज बाउंड नजर आ रहे हैं। लेकिन भारी उठापटक तो हमने कमोडिटी मार्केट में देखी, जहां सोने ने पिछले हफ्ते 4 दिनों की $50 की स्ट्रेंथ गंवा दी शुक्रवार को, और कच्चा तेल भी ऊपरी स्तर से लुढ़कता हुआ नजर आया। तो एग्जैक्टली क्या कुछ हुआ है बीते हफ्ते अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, और कौन से महत्वपूर्ण ट्रिगर्स पर, इवेंट्स पर रखनी है नजर, पूरी डिटेल लेकर दीपांशु हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीप, मॉर्निंग, क्या हुआ? आज बड़ा मिला जुला सा ट्रेंड दिख रहा है, और शुक्रवार को कमोडिटी मार्केट में तो धमाका हुआ, इक्विटी में क्या हुआ? इक्विटी में ठीक ठाक एक्शन रहा, क्योंकि हमारे बाजार ऑब्वियसली शुक्रवार को बंद रहे। अगर आप थर्सडे को देखेंगे तो बहुत बढ़िया उछाल आपने अमेरिकी बाजारों में देखा था। उसके बाद थोड़ी मुनाफा वसूली आपने फ्राइडे के सेशन में आती रखी। 2-3 फैक्टर्स भी थे, दोनों तेजी की तरफ और थोड़ी मंदी की तरफ, जिसकी वजह से बाजार ने रिएक्ट करा। बट ऐसे कोई परेशानी वाले संकेत नहीं आते हुए दिखे। अगर हाँ 2 दिन का एक्शन देखें तो आपको डाउ 200-250 अंक ऊपर ही दिखेगा, क्योंकि थर्सडे को एक बहुत बड़ा उछाल आया था। बट फ्राइडे को उतार चढ़ाव के बीच करीब 140 अंक नीचे डाउ बंद हुआ। 350 अंकों की रेंज में ही कारोबार था, तो कोई ऐसी बड़ी ट्रेडिंग रेंज भी नहीं थी, बट उसके बीच में हमने देखा कि गिरावट के साथ बंद हुआ। नैस्डैक पर भी आपने करीब 0.4% की गिरावट देखी, हालांकि निचले स्तरों से अच्छे सुधार के बाद आपको नैस्डैक बंद होते देखा। तो ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। पर हाँ 2-3 चीजें हैं जिसकी वजह से बाजार पर रिएक्शन आपने थोड़ा ज्यादा देखा। एक तो बॉन्ड यील्ड्स पर रखिए नजर। 10 साल की बॉन्ड यील्ड आपकी वापस 3.5% के ऊपर चली गई है। 2 साल की यील्ड वापस आपके 4% के ऊपर चली गई है। तो जो रेट हाइक्स की संभावना है वो बॉन्ड मार्केट्स में वापस आपको आती हुई दिख रही है। पिछले हफ्ते से हम कह रहे हैं कि जानकार अभी भी मान रहे हैं कि अगली पॉलिसी में रेट हाइक हो सकती है, और इसमें फेड के एक सदस्य हैं, रीजनल प्रेसिडेंट है क्रिस्टोफर वॉलर साहब। पहले भी हमने इनके बयानों पर फोकस किया है। उन्होंने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि आगे दरें और बढ़ सकती हैं। तो फिलहाल ये मानना कि रेट हाइक का दौरा खत्म हो चुका है, ये गलत है, और इसकी वजह से भी थोड़ा बाजार ने रिएक्ट करते हुए देखा। बोथ इक्विटी मार्केट्स और बॉन्ड मार्केट्स दोनों पर रिएक्शन देखा। इसके अलावा 2-3 और चीजें थी जिस पर बाजार रिएक्ट कर रहे थे। एक तो नतीजों पर आपने बड़ा एक्शन आते दिखा। शुरुआती सत्र में स्पेशली हमने देखा, क्योंकि 3 बड़े बैंक्स के नंबर्स आए थे, और तीनों बैंक्स के नंबर्स अनुमान से काफी बेहतर थे। जेपी मॉर्गन, सिटी और साथ ही वेल्स फार्गो, इन तीनों के नंबर्स अनुमान से बेहतर रहे। इन तीनों स्टॉक्स में आपने बढ़िया एक्शन बनते हुए देखा। इनफैक्ट जेपी मॉर्गन में तो डिपॉजिट्स में काफी ज्यादा बड़ा उछाल हुआ है, क्योंकि एसवीबी और बाकी बैंक्स के संकट के बाद इन बड़े बैंक्स में ही बल्क ऑफ डिपॉजिट्स शिफ्ट होते दिखे, तो उनसे इन्हें काफी बड़ा फायदा होते हुए दिखा। तो यहां से बाजार का मूड जरूर आपको सुधरते हुए दिखा, बट उसके सामने आपको रिटेल बिक्री के आंकड़े आते हुए दिखे, जहां पर करीब 1% की गिरावट आई। इसकी वजह से बाजार का मूड बिगड़ा भी। तो दोनों तरफ के तर्क थे। क्रिस्टोफर वॉलर साहब का बयान भी था, इसलिए थोड़ी वॉलेटिलिटी ज्यादा थी, हालांकि इंपैक्ट ज्यादा नहीं हो। 140 अंक के नीचे आपको दाव बंद होते हुए दिखा। पर हाँ सैटरडे को जो यूएस की फाइनेंस मिनिस्टर हैं और पूर्व फेड चेयरमैन जैनेट येलेन, इनका बयान आया, और इन्होंने 2-3 बड़ी इंटरेस्टिंग चीज करी है। एक तो बैंकिंग संकट को लेकर उन्होंने कहा कि क्योंकि बैंकिंग संकट आया है, तो अब मौजूदा स्थिति की वजह से बैंक्स जो आगे लोन्स देते हैं उसमें थोड़े और कॉशियस हो जाएंगे, उतनी फ्रीली क्रेडिट नहीं बांटेंगे जितना वो शायद इस क्राइसिस से पहले बांट रहे थे। तो अगर बैंक ज्यादा कॉशियस हो जाते हैं क्रेडिट देने में, तो फिर फेड को आगे रेट्स बढ़ाने की जरूरत नहीं होगी। ये इंटरेस्टिंग उनका बयान आया कि अगर बैंक्स की तरफ से थोड़ा हम देखते हैं कि कॉशियसनेस आ जाती है, थोड़ा ज्यादा सतर्क रहते हैं, तो फिर शायद फेड को दोबारा रेट्स बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़े। उन्होंने ये भी माना कि जब से बैंकिंग संकट आया, इमीडिएट पॉलिसी एक्शन लिया गया, और इस इमीडिएट पॉलिसी एक्शन की वजह से अब हम देख रहे हैं कि स्थिति में काफी ज्यादा सुधार आ गया है, स्थिति काफी स्टेबल हो चुकी है। इकोनॉमी को लेकर भी उन्होंने कहा कि हमें एक्सपेक्टेशन है कि मॉडरेट ग्रोथ जारी रहेगी इकोनॉमी की, कोई परेशानी वहां पर नहीं आनी चाहिए। हमें एक्सपेक्टेशन है कि लेबर मार्केट काफी स्ट्रांग रहेगी, पर हम ये भी देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन काबू में आना चाहिए। तो लार्जली पॉजिटिव ही उनके कमेंट्स माने जाएंगे। हालांकि सैटरडे को आए हैं कमेंट्स, तो देखते हैं इस पर बाजार क्या रिएक्शन देता है, बट इंपॉर्टेंट कमेंट्स जैनेट येलेन की तरफ से आते हुए दिखे हैं। इसके अलावा
अमेरिकी डेटा के बाद हमने देखा कि डॉलर में थोड़ी रिकवरी आती हुई दिखी, जिसकी वजह से कमोडिटीज में मुनाफा वसूली हुई। तो जैसे आप बता रही थी, सोने में भारी गिरावट आती हुई दिखी। इनफैक्ट 7 हफ्तों में पहली बार हमने देखा कि एक वीकली गिरावट दर्ज हुई है सोने में। इसके अलावा आईईए के आउटलुक को लेकर कच्चे तेल का आउटलुक भी बेहतर है। 86-87 के आसपास आपको ब्रेंट ट्रेड कर रहा है। आईईए कह रहा है कि इस साल रिकॉर्ड डिमांड होनी चाहिए जहां तक कच्चे तेल का सवाल है, और लगातार चौथे हफ्ते साप्ताहिक बढ़त आपने यहां पर आती हुई देखी है। थोड़ा बेस मेटल्स में हमने मुनाफा वसूली फ्राइडे को देखी, तो ओवरऑल ठीक ठाक संकेत वहां से भी आ रहे हैं। बट अगेन ये हफ्ता भी काफी अहम रहेगा। एक तो नतीजों का सीजन शुरू हो चुका है, 3 बैंक्स के नतीजे आ चुके हैं। इसके अलावा इस हफ्ते गोल्डमैन सैक्स, बैंक ऑफ अमेरिका और मॉर्गन स्टैनली के नतीजे आएंगे। टेस्ला, नेटफ्लिक्स और आईबीएम जैसी कंपनीज के नतीजे आएंगे। कुछ और भी नतीजे हैं रेडार पर। फेड के कई सारे सदस्य भाषण देंगे, तो अगेन वहां से थोड़ा रिएक्शन बाजार दिखा सकता है। यूके का इन्फ्लेशन डेटा आएगा, और चीन का कल जीडीपी डेटा आने वाला है, उस पर सबकी नजर है। साथ ही आईपी के भी आंकड़े आएंगे, तो एक्शन पैक्ड हफ्ता रहना चाहिए। ठीक ठाक संकेत है फ्राइडे के, उतने खराब नहीं है, बट हाँ, एक दो कमेंट जरूर आए हैं जिस पर बाजार रिएक्ट कर सकते हैं। चलिए, तो पिछले ट्रिगर्स पे हमारे मार्केट आज कैसे रिएक्ट करते हैं, ऑफ कोर्स जो इवेंट लोडेड या डेटा लोडेड वीक है उस पर अब बाजार कैसी तैयारी करेगा, ये देखने वाली बात होगी। शुक्रिया दीपू, पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए आगे बढ़े, उससे पहले देख लेते हैं कि बीते हफ्ते गुरुवार को संस्थागत निवेशकों का प्रदर्शन कैसा रहा। तो खरीदारी तो हम देख रहे हैं लगातार थोड़ी थोड़ी ही सही, लेकिन एफआईआईज की तरफ से आई है कैश स्पेस में 222 करोड़ की खरीद का फिगर दर्ज हुआ है। लेकिन कुछ समय से घरेलू संस्थागत निवेशक हैं, वो यहां पर थोड़ा सा हल्के हो रहे हैं। बिकवाली के फिगर्स वहां से निकल रहे, 274 करोड़ के आसपास की बिकवाली वहां से सामने निकल कर आई है। लेकिन आइए जान लेते हैं कि जिस प्रकार के ग्लोबल संकेत बनते हुए दिखाई दे रहे, उस पर हमारे मार्केट्स जो कि 3 दिन की लंबी छुट्टी के बाद खुल रहे हैं, वो कैसे रिएक्ट करेंगे। सब पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर मॉर्निंग, लंबी छुट्टी के बाद हम लौट रहे हैं और कुछ मिले जुले संकेत इंटरनेशनल मार्केट में मिले हैं। तो सर बताइए, आज ऊंट किस करवट बैठेगा, क्या करना है निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स? गुड मॉर्निंग। मेरे ख्याल से ऊंट खड़ा ही रहेगा, इस करवट बैठेगा ना उस करवट बैठेगा, या फिर दोनों ही तरफ। ये बात ये है कि कुछ संकेत आपके लिए अच्छे और कुछ कमजोर है। ग्लोबल संकेत देखें तो कोई खास बुरे नहीं है। 2 दिनों में नेट डाउ और नैस्डैक 2-2.5 पॉइंट चढ़कर ही बंद हुए, तो वहां से कोई ऐसी खास खराब खबर है नहीं। हाँ, ये जरूर है कि फिर से ब्याज दरें बढ़ने का जो डर है वो अमेरिका में हावी होता दिखा है। बॉन्ड यील्ड्स थोड़े से बढ़े हैं और कमोडिटीज, सोने के दाम थोड़े से घटे हैं। लेकिन नेट अगर आप देखेंगे तो अमेरिकी बाजारों से संकेत कोई खराब नहीं है, और डाउ फ्यूचर्स भी आपको हल्के हरे निशान में ही आपको ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। हमारे अपने संकेतों के हिसाब से देखें तो हमारे यहाँ भी गुरुवार को लंबे वीकेंड के पहले वीकली एक्सपायरी के दिन बहुत मजबूत क्लोजिंग आपने देखी है। 17,800 के ऊपर निफ्टी का बंद होना अपने आप में अचीवमेंट है, और बैंक निफ्टी ने उससे भी कहीं ज्यादा अच्छा कमाल किया है। और जिस तरह की क्लोजिंग बैंक निफ्टी में होती दिखी है वो तो कहना ही क्या। तो मेरे ख्याल से 42,000 के आसपास बंद हो पाना बैंक निफ्टी के लिए भी बड़ा अचीवमेंट है। तो ओवरऑल संकेत सारे वैसे देखा जाए तो हमारे लिए अच्छे ही हैं, कहीं कोई खराबी वाली बात है नहीं। फ्लोज के हिसाब से भी ठीक है। अब खाली एक ही दिक्कत है भारतीय बाजारों के लिए, वो है वीकेंड पर आए नतीजे। इन्फोसिस के नतीजे बेहद खराब है, और इन्फोसिस और आईटी शेयरों में फिर उस लिहाज से आपको एक तेज गिरावट देखने को मिलेगी। ये अब प्रेशर डालेगा। तो इन्फोसिस नेगेटिव हो गया। बैंक, एचडीएफसी बैंक के नतीजे न खराब है न अच्छे हैं, न्यूट्रल है। तो अब जो गुरुवार को आपको सारा बैंक से मिला था, अब आज आईटी जो कमजोर होगा उसके सामने कौन सपोर्ट देने आता है, क्या कहीं ऑटो, एफएमसीजी या कुछ और बढ़ सकता है क्या, वो बड़ा की ट्रिगर है। तो मेरा ये समझना है आईटी शेयरों के परफॉर्मेंस को देखते हुए हम कमजोर खुल सकते हैं, और कमजोर खुलने के बाद 17,650, 17,750 की रेंज में बाजार सपोर्ट लेकर वहां पर वक्त बिताने की कोशिश करेगा, और इस रेंज में आए तो खरीदारी करनी चाहिए। ऊपर की तरफ 17,875 से 17,975, ये वो रेंज है जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग वाली शॉर्ट वो सारे काम आप कर सकते हैं। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 41,400 से लेकर 41,600, ये आपके लिए मजबूत सपोर्ट जो है थोड़ा सा दूर है। मुझे पता है कि आप 42,000 के ऊपर हुए हैं और सीधा सपोर्ट काफी दूर आ रहा है, लेकिन इससे पहले कोई ढंग का अच्छा सपोर्ट है नहीं। और ऊपरी स्तरों पर 42,375 से 42,500 की रेंज है, जहां पर आपको डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, बिकवाली करनी चाहिए। सो आई थिंक इन लेवल्स रेंज पर नजर रखिए, और जहां भी आपको पहले मौका मिले एक कॉन्ट्रा ट्रेड लेना आपके लिए ठीक रहेगा।
वैलिड पॉइंट्स है। थैंक यू सो मच दर्शकों को बताने के लिए कि एग्जैक्टली आज उनके लिए क्या एडवाइस है। कॉन्ट्रा ट्रेड लेने के मौके बिल्कुल ना छोड़े। निफ्टी 17,650 से 750 ये आज सहारा देने वाली बैंड होगी और ऊपर रुकावट झेलेगा निफ्टी 17,975 के पास। सिमिलरली बैंक निफ्टी में सर ने आज थोड़ी बड़ी रेंज दी है, ऑलमोस्ट 1100 पॉइंट्स की एक बड़ी रेंज है। 41,400 से 600 ये आज आप एक सपोर्ट बैंड मान के चलिए और ऊपर 42,500 तक ये जो बैंड है वो खिंचती हुई दिखेगी, यानी कि जो भी ये रेजिस्टेंस फेस करेगा 42,500 के पास। आइए ब्रॉडर मार्केट्स का तो हाल हमने जान लिया कि क्या करना है वहां पर, लेकिन खबरों के दम पर किन स्टॉक सेक्टर्स में दिखेगा एक्शन। बहुत सारे नंबर्स आ रहे हैं, आने वाले हैं, पूरी डिटेल लेकर नुपुर हमारे साथ जुड़ चुकी है। नुपुर मॉर्निंग, महत्वपूर्ण ट्रिगर्स आज के लिए और नंबर्स बहुत है, काम बहुत है आपके पास, तो बताइए कहाँ एक्शन दिखेगा। गुड मॉर्निंग। रिजल्ट से पहले भी रिएक्शन होता है, रिजल्ट्स के बाद भी रिएक्शन होता है, तो आज के रिजल्ट्स के साथ शुरुआत करते हैं जहाँ पे आज रिजल्ट्स आने वाले हैं। एंजल वन, हैथवे, जस्ट डायल, नेटवर्क 18, टीवी 18 और साथ ही साथ WPI का डेटा भी आने वाला है मार्च के महीने का, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा गोदावरी पावर एंड इस्पात की बात करें तो बायबैक जो है वो आज बंद हो जाएगा। करीबन 50 लाख शेयर्स बायबैक में दिए गए टेंडर ऑफर के थ्रू, और जो लास्ट जो प्राइस है वो करीबन 500 रुपए के आसपास का है। रिजल्ट्स रिएक्शन आज देखने मिलेंगे HDFC बैंक और इन्फोसिस में। HDFC के साथ शुरुआत करें तो यहाँ पे Q4 के नतीजे थोड़ा सा मिस है एस्टिमेट्स में, हालांकि अगर कहें लार्जली इन लाइन भी दिखेंगे आपको नंबर्स। NII में करीबन 24% की ग्रोथ है पिछले साल के मुकाबले। मुनाफा देखें तो 20% से इस बार बढ़कर है। एसेट क्वालिटी में इंप्रूवमेंट है। और नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करें तो पिछली तिमाही से फ्लैट 4.3% के आसपास आती दिखी है, हालांकि इतना बड़ा मिस नहीं है HDFC बैंक पर, तो यहाँ पर रखनी है आपको नज़र। सबसे बड़ा मिस अगर किसी रिएक्शन में किसी स्टॉक में दिख सकता है तो वो है इन्फोसिस। यहाँ पे जो नंबर्स आए हैं Q4 के, हर एक पैरामीटर पे आपको मिस दिखेगा, चाहे वो आय हो, मार्जिन्स हो, और जो रेवेन्यू गाइडेंस दिया है FY24 का वो भी अनुमान से कम आते दिखा है। मैनेजमेंट की कमेंट्री में काफ़ी कुछ निकल के आया था जो नेगेटिव था। साथ ही साथ ब्रोकरेजेस भी देखे तो उन्होंने भी अपने 20 से 25% से टारगेट कट किए। EPS एस्टिमेट आपको कट दिखेगा 6 से 7% का, तो इन्फोसिस पे आज आपको दिखने वाला है रिजल्ट्स का रिएक्शन। न्यूज़ में देखें तो जी एंटरटेनमेंट, जहाँ पे जी म्यूजिक ने यूट्यूब मेटा से लाइसेंसिंग करार को रिन्यू किया है। यूट्यूब के साथ करार को 3 साल के लिए आगे भी बढ़ा दिया गया है, तो जी एंटरटेनमेंट भी रखनी है आपको नज़र। टाटा मोटर्स, जहाँ पे 1 मई से पैसेंजर व्हीकल्स के जो दाम है वो कंपनी बढ़ाने वाली है। जो दाम है वो करीबन 0.6% से एवरेज बढ़ोतरी करेगी कंपनी, तो ये स्टॉक भी आज फोकस में रहने वाला है। BPCL, जहाँ पे बिना रिफाइनरी के विस्तार के लिए मध्य प्रदेश सरकार से कंपनी को काफ़ी सारे अप्रूवल्स मिलते दिखे हैं, जहाँ पे उन्होंने कहा है कि 50,000 करोड़ रुपए तक के पेट्रोलियम प्रोजेक्ट लगाने को कंपनी को मंजूरी मिल चुकी है, और कंपनी इस विस्तार पर करीबन 45,000 से 50,000 करोड़ का खर्च करने वाली है। इस प्रोजेक्ट से FY27-28 तक प्रोडक्शन शुरू होने की संभावना है। साथ ही साथ मुहासा में कहा है कि 150 करोड़ के निवेश को भी कंपनी को मंजूरी मिल चुकी है, तो काफ़ी सारे अप्रूवल्स आते दिखे हैं कंपनी को, तो ये स्टॉक फोकस में रहने वाला है। जो FMCG कंपनीज पे भी आपको रखनी है नज़र। पतंजलि फूड्स, अदानी विलमार्ट, क्योंकि इंडोनेशिया ने पाम तेल एक्सपोर्ट पर ड्यूटी बढ़ा दी है, $55 से बढ़ाकर 224 किया है, तो ये स्टॉक्स भी आज फोकस में रहेंगे। और लास्ट में जाइडस लाइफ साइंसेज, जहाँ पे US FDA से कंपनी के एक इंजेक्शन को मंजूरी मिल चुकी है। USA में देखें तो इस इंजेक्शन की सालाना बिक्री करीबन 233 करोड़ रुपीस की है, तो जाइडस लाइफ साइंसेज भी आज फोकस में रहने वाला है। चलिए, तो यहाँ पर बहुत सारी स्टोरीज हैं जिन पर आपको रखनी है नजर, एंड ऑफ कोर्स नतीजे तो आ ही रहे हैं, पुराने नतीजों का विश्लेषण भी होता रहेगा, नए नतीजों को लेकर भी मार्केट यहाँ रिएक्ट करता दिखेगा। शुक्रिया नुपुर वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। लेकिन बाजार पर आज एक्सपर्ट्स की क्या राय बन रही है, कौन से शेयरों पर, सेक्टर्स पर वो खास फोकस करके चलेंगे, सब पर बात करेंगे। सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। नीलेश जी मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। पहले तो ब्रॉडर मार्केट्स पर ही फोकस कर लेते हैं। दमदार प्रदर्शन हमने पिछले हफ्ते देखा है, क्लोजिंग अच्छी रही थर्सडे की एक्सपायरी की, तो अब बताइए आज क्या करना है। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। देखिए, लगातार 8 से 9 कंसेक्यूटिव सेशन हमने इंडियन इक्विटी मार्केट में एक तरफा तेजी देखी, और कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट बुकिंग ड्यू है, एक करेक्शन ड्यू है, तो ऐसा लग रहा है कि आज के सेशन में हमें शायद वो देखने को मिले। और रीजन हो सकता है IT इंडेक्स, जिस हिसाब से इन्फोसिस के नंबर्स आए हैं, कहीं ना कहीं वहाँ पे अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है, और वो इंडेक्स को ट्रैक कर सकता है। तो निफ्टी में इमीडिएट बेसिस पे जो हर्डल था, रेजिस्टेंस था 17,800 7900 की जोन में, वहाँ पर एक मेजर हर्डल है, तो अभी भी यहाँ पे
कोई लॉन्ग करने की सलाह नहीं होगी, थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच रखना चाहिए। थोड़ी सी गिरावट हम यहाँ पे एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं, 17,750 से 17,700 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। बट मैं अभी भी कहूँगा कि कोई बड़ी गिरावट की आशंका नहीं नजर आती है। एक कंसोलिडेशन थोड़ा सा नेगेटिव बायस के साथ देखने को मिल सकता है। तो ऐसा ही व्यू बैंक निफ्टी पर भी है, क्योंकि हमने तो दमदार प्रदर्शन देखा बैंक निफ्टी में। बिल्कुल, देखिए बैंक निफ्टी में भी हमें देखने को मिल सकता है थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग काफी ओवरबॉट हो चुके हैं और ऊपरी स्तरों पर अगर आरएसआई और मोमेंटम इंडिकेटर्स एंड ऑसिलेटर्स देखें तो ओवरबॉट टेरिटरी में ट्रेड करे। तो बैंक निफ्टी में भी तो ज्यादा बड़ी गिरावट यहाँ पे नहीं नजर आती है। थोड़ा सा रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस बैंक निफ्टी दिखा सकता है। 42,000 के ऊपर की क्लोजिंग अगर आज हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिलती है तो एक अच्छी क्लोजिंग मानी जाएगी और फिर से हमें यहाँ से एक अप मूव देखने को मिल सकता है। तो बैंक निफ्टी पे व्यू उतना पॉजिटिव नहीं है, उतना नेगेटिव नहीं है और कहीं ना कहीं थोड़ी गिरावट होती है तो वहाँ पे खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। और इन लेवलों पर मैं कहूंगा थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच बैंक निफ्टी भी देखना चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे देखने को मिल सकती है। ओके, तो हल्की हल्की मुनाफा वसूली निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में रहेगी, लेकिन कोई बहुत ज्यादा कमजोरी के संकेत नहीं है। 42,000 के ऊपर पूरी संभावना है कि आज के सत्र में भी बैंक निफ्टी बंद होता हुआ दिखाई दे। और जहां तक निफ्टी का भी सवाल है, 17,700 750 वो लेवल है जिसके इर्द गिर्द थोड़ी सी हल्की कमजोरी के साथ घूमता हुआ नजर आ सकता है। अब थोड़ा सेक्टोरल परफॉर्मेंस पर फोकस कर लेते हैं। नतीजे आने शुरू हो गए हैं, आईटी के नंबर्स लड़खड़ाए हैं, इन्फी के नंबर्स ने से निराशा हाथ लगी है और हमने गुरुवार को देखा भी कि निफ्टी आईटी ही दबाव बनाने वाला सिंगल मोस्ट बिगेस्ट फैक्टर रहा है। मुझे बताइए कि आज कहां पर नजर रहेगी सेक्टोरल चर्निंग के लिहाज से देखें तो क्या आप निफ्टी आईटी में, आईटी कंपनियों में आज शॉर्ट की सलाह देंगे? बिल्कुल ठीक कहा नेहा जी आपने। देखिए आईटी सेक्टर पे थोड़ा सा व्यू नेगेटिव साइड में बन रहा है और ऊपरी स्तरों से दबाव हमको देखने को मिला। और यहाँ पे टीसीएस, देखिए इन्फोसिस में तो डेफिनेटली यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग की संभावना काफी ज्यादा है, दबाव में रह सकता है। टीसीएस अगर यहाँ पे कोई भी फ्लैटिश ओपनिंग अगर होती है तो यहाँ पे बिकवाली करके चल सकते हैं। निचले स्तरों पर 3100 से लेके 3050 तक के लेवल हमें टीसीएस में देखने को मिल सकते हैं और ऊपरी स्तरों पर 3240 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा। तो सबसे पहले टीसीएस में बिकवाली करने की सलाह होगी। और वहीं खरीदारी के मौके भी देखिए स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हमें देखने को मिल सकता है, खरीदारी के मौके भी देखने को मिल सकते हैं। एचडीएफसी लाइफ ये एक पर्टिकुलर काउंटर है जहाँ पे हमें एक शानदार रिकवरी देखने को मिली, नीचे स्तरों पर काफी अच्छा बेस फॉर्मेशन बनता हुआ नजर आ रहा है। तो एचडीएफसी लाइफ इसे खरीद के चलने की सलाह होगी। 525 का स्टॉप लॉस रखना होगा, 525 का स्टॉप लॉस, 541 545 तक की अवसर हमें एचडीएफसी लाइफ में देखने को मिल सकती है। ओके, मैं दर्शकों की सहूलियत के लिए रिपीट कर देती हूँ वो दोनों स्ट्रैटेजीज। टीसीएस शॉर्ट करके चलने की सलाह है, 3240 का स्टॉप लॉस लगाइए, नीचे 3100 और 3,50 तक का लेवल भी देखने को मिल सकता है। लेकिन एचडीएफसी लाइफ ये खरीद के चलने की रिकमेंडेशन है 525 के स्टॉप लॉस के साथ, 541 545 तक का टारगेट अपसाइड में देखने को मिल सकता है। अच्छा, अब एचडीएफसी बैंक नंबर्स ना खराब रहे ना अच्छे रहे हैं, तो यहाँ पर क्या सलाह होगी और ओवरऑल बैंकिंग स्पेस में आपको क्या पसंद आ रहा है? देखिए एचडीएफसी बैंक मैं कहूँगा कि यहाँ पे काफी अच्छा अपमूव और एक आउट परफॉर्मेंस इनफैक्ट एचडीएफसी ट्विंस ने दिखाया था। तो एचडीएफसी बैंक अच्छा लग रहा है। यहाँ पे अगर कोई गिरावट होती है तो इसे खरीद के चलने की सलाह होगी और यहाँ पे गिरावट पे मैं कहूँगा खरीदारी करें। 1650 की जोन में अगर मिलता है तो एक अच्छी बाइंग जोन हो सकती है। नीचे स्तर पर 1550 का काफी अच्छा सपोर्ट है। थोड़ा सा पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से इन स्टॉक्स को देखना होगा क्योंकि एक अच्छा खासा अपमूव हम हाल फिलहाल में देख चुके हैं। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे 1750 1800 तक की भी अपसाइड में देखने को मिल सकती है, बट गिरावट में खरीदारी की सलाह होगी। इसके साथ साथ आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, ये कुछ एक दूसरे प्राइवेट सेक्टर बैंक हैवी वेट्स है जहाँ पे व्यू पॉजिटिव साइड में है। तो ओवरऑल बायस थोड़ा सा बैंक निफ्टी पे पॉजिटिव है, बट गिरावट पे ही खरीदारी के मौके ढूंढे। ऑलराइट, चलिए तो बैंकिंग स्पेस पे रहेगी हमारी नजर और जितने भी दिग्गज बैंकों का जिक्र यहाँ पर नीलेश जी ने किया, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, खरीदारी बनती है लेकिन डिप्स पे और वो लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। एचडीएफसी बैंक में जो स्ट्रैटेजी है ये पोजिशनल टर्म्स में आपको लेके चलनी है। आपको आज या कल में शायद ये लेवल्स ना दिखे, 1750 1800 तक का लेवल आपको पोजिशनल लिहाज से एचडीएफसी बैंक में दिख सकता है, लेकिन नजर आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस पर भी जरूर रखिएगा। नीलेश जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि कौन कौन सी इक्विटी पॉकेट्स में आज रखनी है नजर। लेकिन एक्शन तो भरपूर हुआ है कमोडिटी बाजार में और उस पर बात करने के लिए मोतीलाल ओसवाल कमोडिटीज के अमित सजेजा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका। अमित,
मंडे टू थर्सडे के बीच में जो $50 की दमदार स्ट्रेंथ गोल्ड ने गार्नर की थी वो एक ही झटके में शुक्रवार को गायब हो गई। अब जरा बताइए कि और कितनी गिरावट बाकी है? 2000 के नीचे भी हम इसे फिसलता देखेंगे? इफ सो आज क्या करना है? जी गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली देखिए, डॉलर इंडेक्स में जो स्ट्रेंथ लौटी है खास करके रिटेल सेल डेटा के बाद, उसके बाद हमने गोल्ड को जैसे आपने बताया काफी भारी मात्रा में फिसलते हुए देखा है एंड $2000 के नीचे भी फिसल चुका है। तो ऐसा लगता है कि एक महीने की लगातार तेजी के बाद एक करेक्शन की जरूरत दिखाई दे रही है। तो इसके चलते जब तक ये 2020 से $2025 के नीचे स्पॉट गोल्ड ट्रेड कर रहा है, तब तक एक करेक्टिव मूव हमें 1960 से $1950 तक आता हुआ दिख सकता है, जो भारतीय बाजारों में हो सकता है कि प्राइजेस को 60,000 के नीचे भी लेके जाए, यानी 59,500 से 200 एरिया में। प्योरली शॉर्ट टर्म यानी इंट्राडे की अगर मैं बात करूं तो 60,800 का एक रेजिस्टेंस है। जब तक उसके नीचे है तब तक सेल ऑन रैलीज की सलाह होगी, और शॉर्ट टर्म बेसिस 59,800 तक के लेवल हमें देखने मिलते हैं। मैं चाहूंगी वो लेवल जरा रिपीट करिए आप, क्योंकि आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ रही थी। किस लेवल पे शॉर्ट करना है? क्या डाउन साइड टारगेट है? जी 60,600 के करीब शॉर्ट किया जा सकता है। 60,000 जब तक नीचे है तब तक सेल ऑन रैलीज किया जा सकता है। टारगेट वाइज 60,100 और 59,800 टारगेट किए जा सकते हैं। ओके, चलिए तो मैं रिपीट कर देती हूँ। 60,600 के पास शॉर्ट के मौके तलाशने चाहिए। 60,100 से 59,800 तक का टारगेट गोल्ड में दिख जाएगा। चांदी में क्या किया जाए? $25 के लेवल को इसने होल्ड किया है, तो क्या सोने के साथ साथ करेक्शन इसमें भी दिखेगा? जी बिल्कुल। देखिए, $26 का एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस चांदी ने टेस्ट किया है और वहां से बड़ी गिरावट देखने मिली है। मुझे लगता है कि जब तक 77,200-300 के नीचे ब्रॉडली प्राइजेस रहेंगी, तब तक 74,000 तक के भी हमें डिक्लाइन शॉर्ट टर्म बेसिस देखने मिलेंगे। अगेन यहाँ पर भी अगर मैं प्योरली इंट्राडे की बात करूं तो 76,600 के करीब इक्वाली की जा सकती है, 77,300 के आसपास का स्टॉप लेकर, और डाउन साइड में 75,000 से 74,500 तक के शॉर्ट टर्म टारगेट लिए जा सकते हैं। और क्विकली मुझे बता दीजिए कच्चे तेल में आज क्या करें? देखिए, कच्चे तेल में अब भी लगता है स्ट्रेंथ बाकी है, और जब तक 6,650 के ऊपर प्राइसेस सस्टेन हो रही है तब तक लगभग 6900 तक के लेवल हमें देखने मिलेंगे। तो यहाँ पर मैं बाइंग की सलाह देना चाहूंगा 6700 के करीब, 6600 के स्टॉप के साथ, और अपसाइड में 6900 के टारगेट लिए जा सकते हैं। ओके, तो जहां सोने चांदी में बिकवाली की सलाह है, चांदी 75,000 से 74,500 तक का लेवल दिखा सकती है। कच्चा तेल ऑन द अदर हैंड खरीद के चले 6,700 के पास मिले तो 6,600 का स्टॉप लॉस, और 6,900 तक का अपसाइड में टारगेट आपको दिखाई दे जाएगा कच्चे तेल में। तो कच्चा तेल खरीद के चलना है, लेकिन सोना चांदी सेल ऑन राइस की रणनीति अपनानी है, यहां बिकवाली करके आपको चलना है। आइए बढ़ते हैं आगे FIR यानी FI इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स की तरफ। तो किन शेयरों पर फॉरेन ब्रोकरेजेस की है नजर, आइए जान लेते हैं। आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए, 3 दिग्गज स्टॉक ऐसे हैं जहां पर आपको रखनी है खास नज़र। सबसे पहले आप देखिए ब्रोकरेज हाउस की तरफ से रिपोर्ट्स आई है इन्फोसिस पर, जहां पर सीएलएसए ने आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, लेकिन टारगेट कट काफ़ी ज़्यादा कर दिया है। 1800 से घटाकर इन्होंने सीधा 1550 कर दिया। वहीं जेपी मॉर्गन की भी देखें तो अंडरबिट की रेटिंग है, न्यूट्रल की रेटिंग है। टारगेट कट इन्होंने भी किया, 1500 से घटाकर 1200 कर दिया है। सिटी भी न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखे हुए हैं, माफ़ कीजिएगा, रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया। पहले खरीदारी की राय थी, अब न्यूट्रल की रेटिंग दे रहे हैं, और लक्ष्य इन्होंने 1675 से बढ़ाकर 1400 कर दिया। यानी लगातार टारगेट कट्स यहाँ पर देखने को मिल रहे। कमजोर नतीजों के बाद ब्रोकरेज हाउस का जो कॉन्फिडेंस है वो घटा है, यानी टारगेट प्राइस भी घटा है, साथ में रेटिंग को भी किया है डाउनग्रेड। इसके अलावा HDFC बैंक यहाँ पर भी आपको रखनी है खास नज़र, क्योंकि UBS की तरफ से रिपोर्ट है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। लक्ष्य जो है इन्होंने दिया है 1900 रुपये का, 1692 की क्लोजिंग है। कोई भी जो बदलाव है फिलहाल टारगेट प्राइस या रेटिंग में नहीं किया है। CLSA खरीदारी की राय को बरकरार रखे हुए 2025 रुपये के लक्ष्य के लिए। नोबेरा ने खरीदारी की राय दी 1885 रुपये के लक्ष्य दिया। मैक्वारी आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखे हुए 2110 रुपये के लक्ष्य के लिए। और अंत में टेक महिंद्रा हाइपरसिटी की तरफ से आ गया है डबल डाउनग्रेड। सीधे पहले न्यूट्रल की राय दिया करते थे, अब सीधे तौर पर बिकवाली की राय दे रहे हैं। और लक्ष्य भी अगर आप देखें तो 1100 से घटाकर 955 कर दिया, 1087 की क्लोजिंग है। करंट मार्केट प्राइस से नीचे का लक्ष्य दिया है। तो कमजोर नतीजों के बाद देखिए IT स्टॉक्स पर बड़े डाउनग्रेड आए हैं।
बड़े डाउनग्रेड्स आईटी स्पेस में दिख रहे हैं, तो यहाँ पर तो हमारी नजर रहेगी। एंड ऑफ कोर्स एचडीएफसी बैंक जिसके नंबर्स आए हैं उस पर भी आज फॉरेन ब्रोकरेजेस की है नजर। थैंक यू आशीष, वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए इसी के साथ शो को हम यही रैप अप करते हैं, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ।